हाय एवरीवन, वेलकम टू द लिटरेचर लॉग। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ का एक ऐसा वर्क देखने चल रहे हैं जहां से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्क है। अगर आप साथ में कवर करना चाहते हैं तो पेशेंटली इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हम करने वाले हैं आज द रिक्लूज को। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि द रिक्लूज, एक्सकर्जन एंड ये जो आपका प्रील्यूड है ये कैसे है, किस सीक्वेंस में है और क्या ये एक ही का पार्ट है या अलग अलग है। तो प्लीज होल्ड ऑन, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं द रिक्लूज से। एक्चुअली द रिक्लूज से स्टार्ट करने का रीजन ये है कि जो द रिक्लूज है ना, इसी का पार्ट है आपका क्या, एक्सकर्जन एंड प्रील्यूड। ठीक है, कैसे आगे देखिए मैं आपको बताती हूँ। तो जो द रिक्लूज है, अगर बात किया जाए कि ये पब्लिश कब हुआ है, तो ये द रिक्लूज 1888 में पब्लिश हुआ था। और पोस्टुमसली आप देख रहे हैं तो दो वर्ड आपके लिटरेचर में आपको देखने के लिए मिलेगा, एक एनोनिमसली एंड सेकेंड वन इज पोस्टुमसली। तो एनोनिमसली वो है जब हम अपना कोई भी वर्क लिखते हैं, उसको प्रिंट करवाते हैं और उस पर अपना नेम मेंशन नहीं करते, दैट इज एनोनिमसली। एंड सेकेंड वन इज पोस्टुमसली, जब हम पोस्टुमसली यानी कि हमारी डेथ के बाद, हमारी इन द सेंस कोई भी राइटर है जिसने लिखा, उसकी डेथ के बाद अगर उसका वर्क पब्लिश हो रहा है तो दैट इज पोस्टुमसली। ठीक है, वहां पर उसका नेम मेंशन होता है। तो आपको आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा एनोनिमसली एंड पोस्टुमसली में। तो जो रिक्लूज है वो कब जो है वो पब्लिश हुआ है, वो पब्लिश हुआ है पोस्टुमसली 1888 में। अब आपका होमवर्क ये बनता है कि आपका होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है उनकी डेथ कब हुई थी, या आपको बताना है उनकी डेथ डेट विथ डेथ प्लेस आपको बताना है। ठीक है, और ये होमवर्क मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, कॉमेंट कर दीजिए। नहीं पता है तो जाइए मेरी प्लेलिस्ट में और विलियम वर्ड्सवर्थ की जो बायोग्राफी वाला पार्ट मैंने डाला है वहाँ पर देखिए, बहुत ही डिटेल से सारी चीज़ें कवर कराई हैं। अब देखिए, ये जो द रिक्लूज है ना, तो ये द रिक्लूज की जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक वो कौन सी है, द होम ऑफ क्रॉसमैर। क्या है, द होम ऑफ क्रॉसमैर, ये इसकी फर्स्ट बुक है। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट बुक है द होम ऑफ क्रॉसमैर। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहले तो इसके पब्लिशिंग ईयर से पूछेगा। ठीक है, सेकंड वन ये पूछ सकता है कि कैसे पब्लिश हुई थी, यानी कि एनोनिमसली या पोस्टुमसली। थर्ड वन इज ये पूछ सकता है कि जो द रिक्लूज है उसकी फर्स्ट बुक का नेम क्या है, आपसे ये पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ध्यान रखिएगा, उसका नेम है द होम एट क्रॉसमैर। ठीक है, सेकंड बुक के बारे में बात करते हैं। सेकंड बुक जो है उसका नेम क्या है, सेकंड बुक का नेम तो बहुत ही वेल नोन है और उसका नाम है एक्सकर्जन। इट मीन्स आपको ये समझना है कि एक्सकर्जन कोई अलग से इनका वर्क नहीं है। एक्चुअली इनका ड्रीम था कि ये जो जॉन मिल्टन है ना, उनकी तरह जो जॉन मिल्टन ने लिखा है पैराडाइज लॉस्ट, एक एपिक लिखा है, सेकेंडरी एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, तो वो एपिक के जैसा या उससे भी महान कोई वर्क ये लिखे अपनी लाइफ में, इनका ड्रीम था। बट बैडली ये जो ड्रीम है उनका कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि इनका जो ये वर्क है द रिक्लूज, ये कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाया था। इससे पहले इनकी डेथ हो गई थी। तो इन्होंने अपनी फर्स्ट बुक लिखी थी द होम एट क्रॉसमैर रिक्लूज की। सेकंड इनकी बुक है द एक्सकर्जन। ठीक है, ध्यान रखना है। तो द एक्सकर्जन कोई अलग से नहीं है, मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दी रही हूँ कि ये रिक्लूज का ही पार्ट है और रिक्लूज की सेकंड बुक है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड बुक की। थर्ड बुक कौन सी है, थर्ड बुक एक्चुअली कभी कंप्लीट ही नहीं हुई। ध्यान रखना है, नेवर कंप्लीटेड, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेवर कंप्लीटेड, कभी ये कंप्लीट ही नहीं हुई। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने फैक्ट दे दिया है कि द प्रील्यूड एंड द एक्सकर्जन आर टू बी द पार्ट ऑफ रिक्लूज, यानी रिक्लूज के ही ये पार्ट हैं। बट इट रिमेन्ड अनफिनिश्ड। ठीक है, ये बिट नहीं है बट है। ठीक है, बट इट रिमेन्ड अनफिनिश्ड, यानी कि लेकिन ये क्या होता है, जो द रिक्लूज है ये अनफिनिश्ड रह जाता है, ये कभी फिनिश नहीं होता और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रील्यूड है ये एक्चुअली क्या है, अभी आपको आगे समझ में आएगा। ये एक्चुअली एज अ इंट्रोडक्टरी इन्होंने जिसे बोलते हैं
पेश किया था, लाया था। आगे देखिए यहाँ पर ये इन्होंने कोशिश क्या की है, इन्होंने कोशिश की है कि ये ट्रीट ऑफ नेचर, मैन एंड सोसाइटी, इन तीनों चीज़ों से डील करने की, ट्रीट करने की इन्होंने कोशिश की है। अब बात करते हैं हम द प्रील्यूड की, इसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं क्योंकि द प्रील्यूड से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, भर भर के आते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो जो द प्रील्यूड है, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है कि द प्रील्यूड का जो फुल टाइटल है वो क्या है। तो द प्रील्यूड का फुल टाइटल है द प्रील्यूड और ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। क्या है? ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। ये क्या है? ये इसका फुल टाइटल है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। उसके बाद इसको जो है क्या कहा गया है? स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। किसको? द प्रील्यूड को। ध्यान रखेंगे, द प्रील्यूड को स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, नेक्स्ट फैक्ट है आपका, विलियम वर्ड्सवर्थ स्टार्टेड इट इन जर्मनी गॉस्लर बिटवीन सितंबर 1798 एंड अप्रैल 1799। यानी कि प्रील्यूड को जो लिखना इन्होंने स्टार्ट किया था वो इस टाइम पीरियड के दौरान और जर्मनी गॉस्लर में स्टार्ट किया था लिखना। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट फैक्ट क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड बुक फिनिश्ड इन 1800 एंड द पोएम एज अ होल वॉज फिनिश्ड इन 1805। अगर बात किया जाए द प्रील्यूड की, तो द प्रील्यूड का जो आया था, आप एक तरह से एडिशन कह सकते हो, तो वो क्या है, जो फर्स्ट और सेकंड आया था वो 1800 तक यानी कि उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद उसको एज अ होल पूरा कंप्लीट करने में, इसमें आपको देखने के लिए अभी आगे जब आप पढ़ोगे तो मिलेगा कितनी बुक्स हैं, 14 बुक्स हैं। तो पूरा कंप्लीट करने में इनको क्या टाइम लगा? 1805। ठीक, यानी कि 1805 में ये इसको कंप्लीट कर पाए। आगे देखिए, The prelude presents the impression on Wordsworth's mind from his earliest recollection till his mature manhood। अब यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है द प्रील्यूड, ये प्रेजेंट क्या करना चाहता है? ये प्रेजेंट करना चाहता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो बचपन की मेमोरीज हैं, ठीक है, तब से लेकर अब तक, यानी कि जब वो मैच्योर मैनहुड में आ गए हैं तब तक वो कैसे, उनकी क्या क्या मेमोरीज रही हैं और वो अपनी पुरानी मेमोरीज को किस तरह से रिकलेक्ट करते हैं, इन्हीं चीज़ों को जो है प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है द प्रील्यूड में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विलियम वर्ड्सवर्थ कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू एन एवलिन हार्प। इन्होंने यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को, खुद को कंपेयर किया है किससे? एओलिन हार्प से। अब एओलिन हार्प क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। तो जो एओलिन हार्प होता है वो एक्चुअली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो जब हवा चलती है तो हवा के झोंकों से, हवा से क्या होता है, ये बजता है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्या करना है, ध्यान रखना है कि इन्होंने, पूछा जाता है क्वेश्चन कि वर्ड्सवर्थ ने खुद को किससे कंपेयर किया है, तो एओलिन हार्प से कंपेयर किया है। ये जो पैराडाइज लॉस्ट है ये किस में लिखा गया है? ये पैराडाइज लॉस्ट जो है वो लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। अब ब्लैंक वर्स क्या होता है थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी तो जब हम लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे वहां से बहुत डिटेल में पूरे एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। एक्चुअली जो ब्लैंक वर्स होता है ना, उसमें क्या होता है, आप ये समझ लीजिए कि मीटर तो होता है, ठीक है, मीटर होता है, बट जो राइम होती है ना, राइम नहीं होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैंक वर्स बोलते हैं। और एक टर्म आता है आपके लिटरेचर में, दैट इज फ्री वर्स। तो फ्री वर्स क्या होता है? उसमें ना ही मीटर होता है ना ही राइम होता है। इट मीन्स जो आपको पोएट्री, जो पोएम देखने के लिए मिल रही है, अगर वो राइम कर रही है, उसमें मीटर यूज हो रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जिसे बोलते हैं कि मान लीजिए मीटर यूज हो रहा है और राइम नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? ब्लैंक वर्स हो जाएगा। और दोनों ही चीजें मिसिंग है तो वो क्या हो जाएगा? फ्री वर्स हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान रखिए। तो इन्होंने इसको ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है। आगे देखिए, इन्होंने ये जो द प्रील्यूड है इसको इन्होंने डेडिकेट किया है किसको? अपने फ्रेंड कॉलरिज को, और इन्होंने इसका नाम दिया है पोएम टू कॉलरिज। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि द प्रील्यूड को और क्या नाम दिया जाता है? तो द प्रील्यूड को पोएम टू कॉलरिज भी कहा जाता है। ठीक है,
और ये जो टाइटल है, जो पोएम का टाइटल अभी आपने स्टार्टिंग में देखा था, वो इन्होंने नहीं रखा था, यानी कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उन्होंने नहीं रखा था। उन्होंने तो ये कहा था कि ये मेरे खुद के दिमाग की उपज है, ठीक है, यानी मेरे ये खुद के दिमाग का, खुद के ब्रेन का डेवलपमेंट है जो कि रिकलेक्ट कर रहा है मेमोरीज को, ठीक है, अभी पीछे आपने देखा था। तो ये जो टाइटल है किसके द्वारा गिवन है अभी आप आगे देखिएगा। तो फिलहाल आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और मिल जाता है, क्या कि प्रील्यूड को क्या बोला जाता है, पोएम टू कॉलरेज भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस पोएम को इन्होंने कॉलरेज को डेडिकेट किया था, राइट। आगे देखिए, नेक्स्ट फैक्ट है, विलियम वर्ड्सवर्थ इंटेंडेड एज द इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉन्ग 3 पार्ट एपिक एंड फिलोसॉफिकल पोएम रिक्लूज विच वर्ड्सवर्थ नेवर हैज़ फिनिश्ड। जो पीछे भी आपको मैंने बताया था कि इन्होंने ये जो लॉन्ग इनकी एपिक है उसका 3 पार्ट जो है वो इन्होंने प्रेजेंट किया था। एक तो इंट्रोडक्शन जिसमें कि आपका ये प्रील्यूड आता है, उसके बाद जो उसकी फर्स्ट बुक थी होम एंड ग्रासमेयर था ना, एंड जो सेकंड था आप थर्ड था, ठीक है, वो आपको मैंने बताया। तो ये क्या है, ये इस फिलोसफिकल जो पोएम है यानी कि एक्सकर्जन जो उसका पार्ट था, तो ये किसका पार्ट है? ये सारी चीज़ें, ये पोएम रिक्लूज का पार्ट है जो कि कभी जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो फिनिश नहीं कर पाए। तो ये अनफिनिश्ड वर्क है, ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि ये वर्क कैसा है, तो ये अनफिनिश्ड वर्क है। इनफैक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है, आपको अलग अलग राइटर्स के 4 राइटर का वर्क दे दिया गया है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वर्क जो है इस राइटर के द्वारा फिनिश नहीं किया गया है, अनफिनिश्ड वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, ऐसे करके पूछा है। तो आप ध्यान रखोगे कौन सा है, द रिक्लूज है, ठीक। आगे देखिए, द पोएम वॉज पब्लिश्ड 3 months आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ डेथ इन 1850, ठीक है। अब देखिए, एक मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको एक होमवर्क भी दिया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ कब हुई थी। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसी वीडियो में, वहाँ तो मैंने बताया ही है, यानी कि जब बायोग्राफी कराया है तब तो बताया ही है, लेकिन यहाँ पर भी मैंने आपको हिंट दे दिया है उनकी डेथ का, तो आप समझ सकते हैं और मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। तो ये जो पोएम है वो उनके डेथ के 3 महीने बाद 1850 में क्या होती है, पब्लिश होती है अंडर द एडिटरशिप ऑफ मिस्टर कार्टर। किसके एडिटर के एडिटरशिप में? मिस्टर कार्टर के एडिटरशिप में पब्लिश होती है। और पब्लिश कौन करवाता है? इनकी वाइफ मैरी हचिंसन पब्लिश करवाती हैं। फाइनल नेम गिवन टू इट, ये जो फाइनल नेम, फाइनल जो टाइटल दिया जाता है, जो कि अब अभी आपने देखा एकदम स्टार्टिंग में ही, वो किसके द्वारा दिया गया है? पोएट्स ऑन ग्रोथ, प्रील्यूड ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? ये नेम जो है वो मैरी हचिंसन के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपको, जस्ट एक सेकेंड, आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं सोच रही थी इसको छोटा कर दूं बट हो नहीं रहा है, ठीक। तो जस्ट अ सेकेंड, तो आप इसको ऐसे ही देख लो। ये क्या है, ये एक्चुअली जो पोएम पब्लिश हुई उसका पूरा ईयर वगैरह सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया कि उसका फर्स्ट पार्ट कब आया, कैसे क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्चुअली इस पोएम का यानी कि प्रील्यूड का आपको 3 वर्जन देखने के लिए मिलता है। बाद में जो है इसको प्रिंट करवाया जाता है, उस हिसाब से आपको 3 वर्जन देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, फर्स्ट वर्जन जो है, जो कि 1798 में जो प्रील्यूड कंपोज हुई थी, उसी का जो है, जिसको बोला जाता है कॉल्ड द 2 पार्ट प्रील्यूड। क्या बोला जाता है इसको? यानी कि फर्स्ट वर्जन को क्या बोला जाता है? 2 पार्ट प्रील्यूड बोला जाता है, ठीक है। और फर्स्ट 2 पार्ट ऑफ लेटर पोएम्स, तो ये इसका फर्स्ट जो वर्जन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अगर बात करें सेकंड वर्जन की, तो जो सेकंड वर्जन है वो आता है 1926 में। अब आप ये मत सोचिएगा कि इनकी डेथ तो बहुत पहले हो चुकी थी तो सेकंड वर्जन कब आता है। तो एक्चुअली ये जो वर्जन है ना, ये कलेक्टेड एंड प्रिंटेड किया गया है, यानी कि ये नहीं कि उस समय का ओरिजिनल जो प्रिंट है वो तो आ चुका है, कब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेकेंड प्रिंट आता है, सेकेंड वर्जन आता है, जिसको कि प्रिंट किया था किसने? अर्नेस्ट डी सालेनकोर्ट ने प्रेजेंट किया था 13 बुक में, ठीक है, 1926 में। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सेकंड वर्जन जो आया था, ठीक, उसमें प्रील्यूड में कितनी बुक्स थी? तो कितनी बुक्स थी? 13 बुक्स थी। और एक्चुअली कितनी बुक्स हैं अभी? कितनी? 14 बुक्स हैं, ठीक है। यानी कि जब 1850 में ये पब्लिश होता है फाइनली, जो थर्ड एडिशन आता है, तो उसमें क्या होता है, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो 14 बुक्स इसमें उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो आप ध्यान रखोगे प्रील्यूड में कितनी बुक्स हैं? 14
14 बुक्स हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मेक श्योर कि आप इसको स्टार मार्क करके एकदम फिंगर टिप पे इसको याद कर लें। अब वो 14 बुक्स के नेम जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पर 14 बुक्स का कलेक्शन देख लेना है। फर्स्ट बुक क्या है? फर्स्ट बुक का नेम क्या है? इंट्रोडक्शन चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम। क्या है? इंट्रोडक्शन चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम, ये इनकी फर्स्ट बुक का नेम है। सेकेंड बुक का नेम है स्कूल टाइम कॉन्टिन्यूड। थर्ड बुक का नाम है रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज। फोर्थ बुक का नाम है समर वैकेशन। फिफ्थ बुक का नाम है बुक्स एंड सिक्स्थ बुक का नाम है कैम्ब्रिज एंड द आल्प्स। सेवंथ बुक का नाम है रेजिडेंस इन लंदन। ये आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कलेक्शन क्यों बता रही हूँ, ये मैं कलेक्शन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो मेक श्योर आप इसको याद कर ले। 8th नंबर पे क्या है? रिट्रोस्पेक्ट लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन। ठीक, उसके बाद 9th नंबर पे है रेजिडेंस इन फ्रांस। 10th नंबर पर रेजिडेंस इन फ्रांस कॉन्टिन्यूड। 11th नंबर पे रेजिडेंस इन फ्रांस कॉन्टिन्यूड। ठीक है, तो ये 3 पार्ट जो है 9, 10th, 11th, ये एक्चुअली किससे जुड़े हुए हैं? फ्रांस से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 12th नंबर क्या है? इमेजिनेशन एंड टेस्ट हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड। ठीक, 13 नंबर पे इमेजिनेशन एंड टेस्ट हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड जो था उसी को कंक्लूड किया है इन्होंने। ठीक, उसका कंक्लूजन पेश क्या है? तो ये 13 नंबर है एंड 14 नंबर ओवरऑल कंक्लूजन है, यानी कि कितने पार्ट हैं प्रील्यूड के? प्रील्यूड के आपको कितने पार्ट देखने के लिए मिलते हैं? 14 पार्ट्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। अब अगर बात करें हम द एक्सकर्जन की, जब हमने रिक्लूज की बात कर ली, हमने द ग्रॉसमेयर की बात कर ली, ठीक, जो कि फर्स्ट बुक थी, मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी कि जो प्रील्यूड था उसकी बात कर ली, तो लगे हाथ द एक्सकर्जन की भी बात कर लेते हैं जो कि सेकंड बुक थी। तो द एक्सकर्जन जो है वो पहली बार कब पब्लिश हुई थी? वो 1814 में पब्लिश हुई थी विथ 9 बुक्स। कितनी? 9 बुक्स के साथ। यहाँ पर भी बुक्स के नेम पूछे जाते हैं। एक्चुअली आपसे इस तरह पूछ देगा कि द वॉन्डरर जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ से? द एक्सकर्जन से है। हो सकता है आपको ऑप्शन में दे दे द प्रील्यूड से है, एक्सकर्जन से है, ठीक, रिक्लूज से है, या फिर कुछ और दे दे, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम से है। तो आपको ध्यान रखना है किससे है? एक्सकर्जन से है। तो एक्सकर्जन की फर्स्ट बुक का नाम है द वॉन्डरर, सेकंड बुक का नाम है द सॉलिटरी, थर्ड बुक का नाम है डेस्पोंडेंसी, फोर्थ बुक का नाम है डेस्पोंडेंसी करेक्टेड, एंड फिफ्थ बुक का नाम क्या है? द पास्टर। नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ बुक का नाम है द चर्चयार्ड अमंग द माउंटेन्स। 7th बुक का नाम है द चर्चयार्ड अमंग द माउंटेन्स कॉन्टिन्यूड। ठीक, उसी को आगे बढ़ाया इन्होंने। फिर 8th नंबर पर है द पर्सनेज, एंड 9th लास्ट जो है वो है डिस्कोर्स ऑफ वॉन्डरर। क्या है? द डिस्कोर्स ऑफ वॉन्डरर। वॉन्डरर से स्टार्ट होकर वॉन्डरर पे क्या होती है? फिनिश हो जाती है। देखिए फर्स्ट बुक भी वॉन्डरर है और लास्ट बुक भी जो है वो क्या है? डिस्कोर्स ऑफ वॉन्डरर ही है। तो ये आपका जो है पूरा खत्म हो गया। आगे लूसी पोएम्स है, इसको हम किसी और जिसे बोलते हैं वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल आज मैंने आपको क्या है पूरा रिक्लूज जो है वो कंप्लीट करवाया। रिक्लूज की फर्स्ट बुक बताई, रिक्लूज का इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया यानी कि प्रील्यूड बताया, और रिक्लूज का जो है वो मैंने आपको जो अभी आप देख रहे थे एक्सकर्जन बताया। तो यहाँ पर सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो कुछ चंद स्लाइड्स में मैंने एकदम जिसे बोलते हैं कस्टमाइज करके आपके सामने रख दी है। तो इसको एज इट इज़ अगर आप याद कर लेते हैं तो आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। मेरे साथ पूरे कोर्स को कवर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और लास्ट तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इट मीन्स मैंने आपके दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी जगह जो है बनाने की कोशिश की है और बनाने में सफलता भी शायद हासिल की है। और अगर मेरी ये बात सही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट होने का मौका दें, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को पूरा देखा। बाय बाय एंड टेक केयर, और बहुत हैप्पी रहिए, बहुत पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिवली जो है एक पॉजिटिविटी अपने आसपास भी क्रिएट करते रहिए। थैंक यू सो मच।